हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम और एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेसिकली इनका पूछना है कि विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट या इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसका आंसर बेसिकली अगर एक लाइन में दिया जाए तो अगर आप कंफर्टेबल है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है रियल इस्टेट में तो आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बेटर है या वो बेटर है, डिपेंड करता है कि आप किसमें कंफर्टेबल ज़्यादा है। ये तो कंफर्टेबिलिटी का बात हुआ। कोई कोई आदमी होता है जो रियल इस्टेट की तरफ ज़्यादा कंफर्टेबल होता है तो उसके लिए बेटर होगा रियल इस्टेट। लेकिन कुछ कुछ होता है जो इक्विटी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है तो उसके लिए बेटर होगा क्योंकि उसको बिजनेस ज़्यादा समझ में आता है। तो ये डिपेंड करता है सबसे पहला तो कि आपका इंटरेस्ट किधर है। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट तो हो गया, चलिए ठीक है। अब अगर पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो ओवरऑल सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री का। हम लोग अक्सर देखे हैं कि हिस्ट्री दिखाया है कि रियल इस्टेट का जो अप्रिसिएशन है वो लगभग 10 से 12% से ग्रो करता है। लेकिन अगर उसमें कुछ एक्सेप्शनल चीज़ हो जाता है, जैसे उस रियल इस्टेट या ज़मीन के आसपास कोई रोड गुजर जाता है या कुछ अच्छा चीज़ खुल जाता है जैसे फैक्ट्री या कोई स्कूल, तो उसका रेट काफ़ी तेज़ी से अप्रिसिएट करता है। तो ये सब चीज़ कुछ कंडीशन है जो आपको कंसीडर करना चाहिए। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि उस ज़मीन के आसपास खदान खुल गया या उस ज़मीन के आसपास पानी नहीं निकला तो वहाँ पे आपका पैसा डूब सकता है। तो ये सब कुछ कंडीशन होता है जहाँ पे रियल इस्टेट अच्छा भी है ख़राब भी है, डिपेंड करता है आपको कितना समझ में आता है। अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न का बात करें तो 10 to 12% है नॉर्मल केस में, और स्पेशल केस में लिमिट ही नहीं है, कितना भी हो सकता है। वही अगर स्टॉक्स का बात करें तो स्टॉक्स का इंडेक्स पर हम मेजर इंडेक्स का बात कर रहे हैं तो उसका रिटर्न रहा है लगभग 16 to 17% ओवर द लास्ट 40 ईयर्स। अगर मान लेते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट किए, ऐसा जरूरी नहीं कि हर इंसान को 17% रिटर्न मिला। इसमें भी होता है कि अगर आप अच्छा बिजनेस चुन लेते हैं, अगर आपको इक्विटी में इंटरेस्ट है तो। लेकिन हम यहाँ म्यूचुअल फंड का बात कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, 12-13% तो ख़राब म्यूचुअल फंड भी दे देता है। मतलब इंडेक्स को बीट नहीं भी कर रहा तो भी 12-13% रिटर्न दे देता है और लॉन्ग टर्म में देगा। तो ये पता चलता है कि अगर रिटर्न के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो इक्विटी काफ़ी बेटर है या म्यूचुअल फंड काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू रियल इस्टेट। लेकिन हर इंसान को घर रखना ही चाहिए। सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि शेल्टर होना चाहिए। हर इंसान का अपना शेल्टर होना चाहिए, कितना दिन रेंट में रहेगा, इसीलिए अपना घर होना चाहिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट का। अगर रियल इस्टेट का पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो पैसिव इनकम हमेशा आपका जनरेट होता रहेगा। आप घर में हैं, घर बना दिए, आपको रेंट कंटिन्यूस आता रहेगा, या आप दुकान खोल दिए, कोई दूसरा दुकान चला रहा है, वहाँ से आपको पैसिव इनकम जनरेट होता रहेगा। दूसरा, आपको टैक्स एडवांटेज मिलेगा कि अगर आप खरीद लिए आज, अब अगला साल 10% बढ़ गया वो, तो अगला साल आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप उस ज़मीन को या घर को बेच नहीं रहे हैं। आप 10 साल बाद बेचिएगा तो 10 साल बाद का जो वैल्यू उसके हिसाब से डायरेक्ट आपको टैक्स पड़ेगा, ना कि कंटिन्यूस अगर 10 साल बढ़ा है तो हर साल आपको टैक्स देना पड़े। तो टैक्स एडवांटेज भी मिलता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप कहीं ऐसा जगह आप रखते हैं जहाँ कंटिन्यूस पैसा निकालना पड़ता है आपको। तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज होता है। इन्फ्लेशन बेसिकली होता है कि किस दर से सामान का दाम बढ़ रहा है। अगर मान लेते हैं इस साल हम कोई सामान खरीदने गए, वो 100 में मिला, तो ठीक अगला साल इसी डेट पे हम जाएंगे तो वो 105 रुपये या 6 रुपये दाम लगेगा हमको। तो ये होता है इन्फ्लेशन, हर साल ये बढ़ता रहता है। ऐसा हर प्रोडक्ट में आपको 5% या 6% नहीं दिखेगा। कुछ प्रोडक्ट होगा जिसमें ज़्यादा होगा, कुछ प्रोडक्ट होगा जिसमें कम होगा। ओवरऑल अगर हम लोग जितना प्रोडक्ट घर में यूज करते हैं उसको अगर ओवरऑल मिला के देखा जाए तो वो लगभग 5 से 6% के आसपास होता है गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से। एबिलिटी टू लेवरेज, इसको लेके आप लेवरेज भी कर सकते हैं। आप किसी को दिखा के बोल सकते हैं कि ठीक है ये मेरा प्रॉपर्टी है, हम लोन ले सकते हैं। हम किसी को दिखा के ऐसे पैसा भी उठा सकते हैं। तो ये लेवरेज की तरह आसानी से काम किया जा सकता है ज़मीन को। अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो सबसे पहला तो नेगेटिव पॉइंट होगा कि ये इलिक्विड होता है, बहुत कम लिक्विडिटी होता है इसमें। अगर आपको आज पैसा चाहिए तो आप आज के आज पैसा निकाल नहीं सकते। आपको कम से कम 15 दिन 20 दिन महीनों तक वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप बेचने के लिए कोई ज़मीन को जाइएगा या रियल इस्टेट या बिल्डिंग को जाइएगा तो सबसे पहले तो ख़रीदार खोजना होगा, उसके बाद पेपर वर्क करना होगा। तो ये सारा चीज़ होता है जो थोड़ा सा झमेला का काम करता है रियल इस्टेट में। तो ये पहला इलिक्विड, थोड़ा सा झमेला, ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा है कि हाई ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है। आप 100 रुपये या 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन करके रियल इस्टेट नहीं खरीद सकते। हाँ, एक रेट होता है जो म्यूचुअल फंड में होता है, उसी टाइप का होता है। जहाँ पे आप पैसा देते हैं उसको रेट को, तो वो पैसा लगता है म्यूचुअल फंड रियल इस्टेट में। तो उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें हार्डकोर रियल इस्टेट के बारे में। तो हार्डकोर रियल इस्टेट का अगर बात करें तो आपको कम से कम 4 लाख 5 लाख 6 लाख इतना अमाउंट रहना चाहिए, तब जाके आप कुछ बिल्डिंग या घर खरीद सकते हो। वो तभी ठीक ठाक मिलेगा, नहीं तो कम प्राइस का अगर खरीदने जाइएगा तो पता नहीं कैसा रहे। और एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि गारंटी नहीं है एप्रिसिएशन का कि एप्रिसिएट करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है 5 साल 6 साल स्टैग्नेट कर जाए, हो सकता है वैल्यू डाउन भी चल जाए। अब आप में से बहुत को लगेगा कि वैल्यू तो डाउन हो नहीं सकता, तो मैं आपको ये बता दूं कि वैल्यू डाउन होता भी हो। 2008 का क्राइसिस के बाद रियल इस्टेट का जो ग्रोथ था वो एकदम टूट गया बोलेंगे। वैल्यू अप्रिसिएशन बहुत स्लो हो गया था 2008 के बाद।
तो ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी रियल एस्टेट के साथ भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड के साथ भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब इक्विटी के साथ भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक के साथ ही होगा। अब अगर बात करें म्यूचुअल फंड का पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट का, तो सबसे पहला तो ये लिक्विड होता है। अगर आपको आज पैसा चाहिए तो आज के आज पैसा निकल सकता है, बस शर्त है कि आप ETF में पैसा लगाए हो और मार्केट खुला हो। खैर बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 से 4 दिन में पैसा म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। वर्किंग डे 3 या 4 दिन वर्किंग डे में आपको पैसा मिल जाएगा, तो कम से कम हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये लिक्विड है थोड़ा सा कंपेयर टू रियल एस्टेट। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट होगा ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपका पैसा किसी एक जगह नहीं लगा है, आपका पैसा लगा 10, 50 या 100 कंपनी में। तो 10 कंपनी अगर उसमें से कुछ ख़राब भी हो जाए तो भी जो बचा हुआ कंपनी 30, 40 या 50 कंपनी जो बचा हुआ है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके रिटर्न दे देगा। तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, आपका सारा पैसा एक जगह नहीं लगा है। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हुआ। और पॉजिटिव पॉइंट होगा कि लो ट्रांजेक्शनल फ़ी, बहुत कम पैसे से आप शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो 100 रुपये पे भी शुरू कर सकते हैं, 1000 पे भी शुरू कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि फंड टू फंड कितना वो लेने का काबिलियत रखता है। बहुत फंड होता है जो 1000 का मल्टीपल में लेता है और बहुत होता है जो 500 का मल्टीपल में लेता है। खैर 500 और 1000 तो काफ़ी छोटा नंबर है, तो ये हम कंसीडर करेंगे कि बहुत लो ट्रांजेक्शनल फ़ी लग रहा है या कॉस्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू रियल इस्टेट, जिसका कॉस्ट काफ़ी हाई रहता है, जिसको जमा करने के लिए शायद हो सकता है कि 4 साल 5 साल आपको वेट करना पड़े। तो ये आप डायरेक्ट चाहे तो इसमें म्यूचुअल फंड में तुरंत जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको रियल इस्टेट में करना है तो आपको हो सकता है 3-4 साल वेट करना पड़ जाए। और अगर पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो ये टैक्स एडवांटेज तो देता ही है, क्योंकि अगर आप आज खरीदे सेम कंडीशन है, ये डिफ्रेंसिएशन नहीं है दोनों में टैक्स एडवांटेज होता है कि आप अगर आज खरीदे और 10 साल बाद बेचते हैं तो ओवरऑल कैपिटल में जो भी गेन हुआ है उस पर टैक्स लगेगा। तो साल दर साल जो अप्रिसिएट किया उस पर नहीं लगता है, फाइनली जब आप बेचते हैं तब लगता है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट का। नेगेटिव पॉइंट का अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा वॉलाटाइल होता है एज़ कम्पेयर टू रियल इस्टेट। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे जाता है, जिसकी वजह से होता यह है कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। सपोज मान लेते हैं कि आप 100 रुपये में कुछ म्यूचुअल फंड खरीदे, अब उसका प्राइस 200 हो गया, तो हमको लगता है कि बेच के क्यों ना निकल जाए। हो सकता है कि आप निकल जाए, अच्छा कदम हो, लेकिन हो सकता है कि वो 200 से 2000 भी हो जाए, और हो सकता है कि 2000 से 20 रुपये पे भी हो जाए। तो जब 200 गया तो हमको लगता है कि हम अब बेच के निकल जाएँ या और ख़रीद लेते हैं, बढ़ गया है। तो इस तरीके का साइकोलॉजी हम लोग का दिमाग में डेवलप होता है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करता है। यही अगर नेगेटिव का बात करें तो जब गिरता है 100 से गिर के वो 50 रुपये आ गया, तो यहाँ भी 2 इमोशन काम करता है। पहला तो एवरेज आउट कर दो, या दूसरा होता है कि क्यों ना बेच के निकल जाए, क्योंकि अब हम और झेल नहीं सकते हैं। तो ज़्यादातर जब गिरता है प्राइस तो बहुत कम ही कोई होता है जो बेच के निकलता है, ज़्यादातर कोई तो घटने में खरीदता है। ये डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल कहें तो वॉलेटिलिटी में बहुत ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर का इम्पैक्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन, और ये वॉलेटाइल होता है कंपेयर टू रियल इस्टेट, जो जिसके वजह से हो सकता है कि हम गलत टाइम में इंटर कर जाए मार्केट और गलत टाइम में एग्जिट कर जाए मार्केट, जिससे हमको लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर बात किया जाए टैक्स का, तो जैसे हम आज खरीदे और लगभग 10 साल 15 साल बाद बेच रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और उसमें हमको बहुत ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीज़ है जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत नेगेटिव है, दोनों में। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक अच्छा है या कोई ख़राब है। बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। अगर आप वॉलेटिलिटी को सह सकते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर होगा, और अगर आपके पास ऐसा पैसा है जिसको कि आप आइडियल रख सकते हैं, जिसका आपको ज़रूरत नहीं है, जिसको आप फंसा के भी रख सकते हैं, जो इलिक्विड भी रहे तो चलेगा, तो रियल इस्टेट आपके लिए बेटर है। खैर इतना पैसा तो हमेशा दोनों में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए कि आराम से चले ज़िंदगी। मतलब हर इंसान के पास शेल्टर होना चाहिए, प्लस हर इंसान को अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि होता कभी है कि कभी कोई एसेट क्लास चलता है। एसेट क्लास बेसिकली कहने का मतलब है कि नॉर्मल RD FD हो सकता है, गोल्ड सिल्वर हो सकता है, कमोडिटी, रियल इस्टेट हो सकता है और स्टॉक्स हो सकता है। तो अगर आप सब में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के रखेंगे एज आप जितना कंफर्टेबल है रखने में, तो हो सकता है कि कुछ कुछ ना चले, कोई एसेट क्लास ना चले कोई साल या कुछ 3-4 साल, तो बेटर होगा कि आपको ओवरऑल रिटर्न पॉजिटिव में मिलेगा। किसी के गिरने के बावजूद आपका रिटर्न जो होगा पॉजिटिव में होगा, अच्छा होगा। तो ये था ओवरऑल डिफरेंस रियल इस्टेट और एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में पूछें, ताकि मैं भी इसे आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।